शिखा और प्रिया दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ती थी और दोनों ही कॉलेज की टॉप स्टूडेंट्स में से एक थी। लेकिन दोनों के मन में हमेशा एक दूसरे के लिए कंपटीशन चलता ही रहता था कि कहीं ये मुझसे आगे ना निकल जाए। बात बन रही है ना, ये सबको कहती फिर रही है आज का फैंसी ड्रेस कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगी। लेकिन मेरे होते हुए मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। अनु, जरा एक कैंची तो लाकर दो मुझे। कैंची? लेकिन कैंची से तो क्या करेगी? अरे तुझे जितना बोला है उतना करना। अच्छा ठीक है, देती हूँ। अनु शिखा को कैंची लाकर देती है और शिखा ड्रेसिंग रूम में जाकर वहां रखे प्रिया के गाउन को जगह जगह से कैंची से काट देती है। अब देखती हूँ महारानी जी कैसे जीती है ये कंपटीशन। थोड़ी देर बाद प्रिया तैयार होने के लिए ड्रेसिंग रूम में आती है तो अपनी ड्रेस की ऐसी हालत देखकर उसके तो पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, मेरी ड्रेस को ये क्या हो गया? अब कंपटीशन के लिए मैं क्या पहनूंगी? तभी शिखा वहां प्रिया के जले पर नमक छिड़कने आती है। अरे अरे रे, ये तुम्हारी ड्रेस को क्या हो गया? ये तो खराब हो गई। अब तुम कंपटीशन के लिए क्या पहनोगी? चलो छोड़ो, वैसे भी कंपटीशन तो मुझे जीतना है। तुम अगर ये ड्रेस पहन भी लेती तो कोई फायदा नहीं होने वाला था। मुझे अच्छी तरह पता है ये सब तुमने किया है ना। अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ। प्रिया भी वहां रखी हुई कैंची उठाती है और शिखा की नई ड्रेस को पूरी तरह से कैंची से काट देती है। ये क्या किया तुमने? वही जैसे को तैसा, आई बड़ी मेरे साथ चीटिंग करेगी। एक दूसरे से कंपटीशन के चक्कर में दोनों ही एक दूसरे की ड्रेस खराब कर देती है और दोनों में से कोई भी कंपटीशन में पार्ट नहीं ले पाती। इसी तरह उनके बीच हर बात के लिए कंपटीशन चलता ही रहता है। कुछ सालों बाद कॉलेज खत्म होता है और दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन अलग अलग घरों में नहीं, बल्कि संजोग से दोनों एक दूसरे की ही देवरानी जिठानी बन जाती हैं। ये भगवान, ये किसे मेरी जिठानी बना दिया? कॉलेज में भी मुझसे इतना कंपटीशन करती थी, अब ससुराल में भी पूरी जिंदगी मेरे साथ कंपटीशन रखेगी। ये बोलते हुए शिखा प्रिया के कमरे के पास से गुजर रही थी, तभी उसे अंदर से प्रिया की आवाज आती है। मुझे 9 लाख दिला तेरे ओ सैया दीवाने। 9 लाख मैं तुम्हें हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी पर पक्का दिलाऊंगा। तब तक इनसे काम चला लो डार्लिंग। ये सोने के झुमके लाया हूं तुम्हारे लिए। ओह माय गॉड, इतने सुंदर झुमके! लोग ना इन्हें देखकर ही जल भून जाएंगे, कितने सुंदर है। मुझे पता है ये मेरे लिए कह रही है, इससे जले मेरी ज्योति। प्रीतम भैया ने इसके लिए झुमके बनवाया ना। अब देखो मैं कैसे सतीश जी को बोलकर अपने लिए 9 लाख का हार बनवाती हूँ। शिखा प्रिया के सोने के झुमके देखकर अब अपने पति को उसके लिए 9 लाख का हार बनवाने के लिए कहती है। दोनों भाइयों का अपना बहुत अच्छा बिजनेस था, तो सतीश शिखा के कहते ही उसके लिए 9 लाख का हार बनवा देता है। अगले दिन, हाँ, मेरा 9 लाख का हार कितना अच्छा लग रहा है ना प्रिया दीदी? सतीश जी ने गिफ्ट किया है मुझे, बहुत ही महंगा आया है। हाँ, 9 लाख का हार तो महंगा ही आता है। कल प्रीतम जी भी मेरे लिए लेने गए थे। पहले तो कह रहे थे कि मेरे लिए एनिवर्सरी पर 9 लाख का हार खरीदेंगे, फिर उनका मन हुआ तो कल ही मेरे लिए खरीद कर ले आए। मेरा वाला ना बस तुम्हारे हार से थोड़ा सा बड़ा है, बाकी तो डिज़ाइन लगभग सेम ही है। अब ये बात सुनकर शिखा के तन बदन में आग लग जाती है। वो प्रिया के सामने झूठी हंसी हंसती हुई अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन बाद प्रिया कपड़े खरीदने के लिए मार्केट गई हुई थी, तभी तुक्के से शिखा भी उसी दुकान पर कपड़े खरीदने के लिए आ जाती है। ये यहाँ पर क्या कर रही है? अच्छा, सुबह मैं सतीश जी से मार्केट जाने की बात कर रही थी तो ये मुझसे पहले ही मार्केट आ गई। कितनी चिढ़ती है ये मुझसे। नहीं भैया, ये वाली नहीं, थोड़ी महंगी साड़ी दिखाइए ना, इसकी लुक बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। अरे शिखा, तुम यहाँ? हाँ। अरे भैया, थोड़ी महंगी वाली दिखाओ ना। ये येलो वाली कितने की है? ये 4000 की है मैडम। हाँ, ये ठीक लग रही है, ये वाली पैक कर दो। जी मैडम। आप बताइए आपको कैसी साड़ी देखनी है मैडम? मुझे थोड़ी अच्छी क्वालिटी की महंगी वाली साड़ी चाहिए। तो फिर आप भी ये देख लीजिए जो इन बहन जी ने ली है। अरे नहीं नहीं नहीं, थोड़ी अच्छी साड़ी चाहिए मुझे। ये सस्ती वाली है, 4000 की है ना। आप मुझे 8000 वाली दिखाइए। मेरे हस्बैंड को ना पसंद नहीं है कि मैं ऐसी सस्ती साड़ियाँ पहनूं। देखो तो ज़रा इसे, मुझे पता है ये जानबूझकर मुझे देखकर ये सब बोल रही है। आप भी ले लो ना प्रिया दीदी, थोड़ी अच्छी वाली महंगी सी साड़ी। नहीं, मुझे जो लेना था मैंने ले लिया, अब तुम खरीदो, चलती हूँ मैं। कुछ दिन बाद,
अरे ये घर में इतने सारे लोग कहाँ से आ रहे हैं, कौन है ये? वो रेनोवेशन वाले हैं। सोच रही हूँ अपने पोर्शन को ज़रा सुंदर सा बनवा लूँ। बहुत टाइम से रेनोवेशन नहीं हुई ना। भैया आप मेरे साथ आइए। प्रिया अपने रूम और अपने पोर्शन को पूरे 5 लाख रुपए लगाकर अच्छी तरह रेनोवेट करवाती है। अब उसे देखकर शिखा के अंदर वही कंपटीशन शुरू हो जाता है। पूरे 5 लाख लगाकर इन्होंने अपने पोर्शन को रेनोवेट करवाया है ना, अब देखो मैं 10 लाख लगाकर रेनोवेशन करवाऊंगी और ये देखती रह जाएगी। शिखा अब प्रिया से 2 कदम आगे रहने के चक्कर में पूरे 10 लाख रुपए लगाकर अपने पोर्शन को रेनोवेट करवाती है और फिर उसका शो ऑफ करने के लिए अपनी फ्रेंड्स को किटी पार्टी के बहाने घर बुलाती है। तेरा घर तो बहुत सुंदर लग रहा है अब शिखा, बहुत सुंदर रेनोवेशन करवाई है तूने। हाँ, तेरा घर तो प्रिया के घर से भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। वो तो लगेगा ही, पूरे 10 लाख रुपए लगाकर जो रेनोवेशन कराई है। बाप रे बाप, 10 लाख? जो भी हो, आज भी तू ही प्रिया से आगे है। वो तो मैं हमेशा रहूंगी। अभी तक तो कंपटीशन सिर्फ इन दोनों के बीच ही चल रहा था। प्रिया ने तो शादी के बाद अपने इस कंपटीशन वाले बचपने को छोड़ भी दिया था, लेकिन शिखा नहीं सुधरी थी। कुछ साल बाद दोनों के बच्चे हुए और स्कूल जाने लगे। कुछ समय बाद, अरे प्रिया बहू, तू राहुल का एडमिशन करवाने के लिए गई थी ना, करा लिया एडमिशन? नहीं मम्मी जी, जिस स्कूल में हम एडमिशन करवाने की सोच रहे थे ना वो उतना अच्छा नहीं है। अभी मैं एक और स्कूल में बात करने गई थी, वहाँ की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन स्कूल इंटरनेशनल है, काफ़ी अच्छा है। अच्छा ऐसा है तो फिर राहुल का एडमिशन उसी स्कूल में करवा दे। मुझे अच्छी तरह पता है, मैं दक्ष का एडमिशन इंटरनेशनल स्कूल में करवाने की बात कर रही थी ना, इसीलिए इन्होंने राहुल का एडमिशन इंटरनेशनल स्कूल में करवाया है। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं अपने दक्ष का एडमिशन इससे भी अच्छे और महंगे स्कूल में करवाऊंगी। फिर देखती हूँ ये क्या करती है। अब इस चक्कर में शिखा अपने बेटे दक्ष के लिए उस स्कूल से भी अच्छा और महंगा स्कूल ढूंढने लगती है। उसे वैसा स्कूल मिल भी जाता है, लेकिन उनके घर से 50 किलोमीटर दूर। अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? 50 किलोमीटर दूर स्कूल? अरे इतनी दूर तो कोई जॉब करने जाने से पहले भी 100 बार सोचता है, और तुम दक्ष को इतनी दूर स्कूल भेजना चाहती हो? तो क्या हो गया, दक्ष को कौन सा मेट्रो में धक्के खाते हुए स्कूल में जाना है? स्कूल बस उसे लेने आएगी और घर छोड़कर चली जाएगी। अरे लेकिन सुबह 6 बजे से उसे बस लेने आएगी और 4 बजे छोड़ने आएगी, और अगर ट्रैफिक हुआ तो और लेट। हमारे यहाँ पर भी तो इतने अच्छे स्कूल्स हैं। प्रिया भाभी ने जिस स्कूल में राहुल का एडमिशन कराया है, हम भी उसी स्कूल में दक्ष का एडमिशन करवा देते हैं। नहीं, मैंने जो सोच लिया वो सोच लिया। मेरा दक्ष उसी स्कूल में पढ़ेगा और ये बिल्कुल फाइनल है। सतीश प्रिया को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो जिद में दक्ष का एडमिशन 50 किलोमीटर दूर उसी स्कूल में करवा देती है। अब दक्ष बेचारे को हर रोज स्कूल के चक्कर में बहुत जल्दी उठना पड़ता, जिससे वो परेशान हो जाता है। अरे कब तक सोता रहेगा, स्कूल नहीं जाना है क्या? चल जल्दी से उठ। बहुत नींद आ रही है मम्मी, थोड़ी देर और रोज आप मुझे 4:30 बजे उठा देती हो, फिर मैं शाम को भी स्कूल से इतनी लेट घर आता हूँ। हाँ तो कौन सा पैदल चलकर घर आता है, बस में बैठकर आता है ना। चल जल्दी से उठ, तब तक मैं तेरे लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। दक्ष बेचारा आधी अधूरी नींद में उठकर स्कूल के लिए तैयार होता है, और हर रोज इतनी जल्दी उठने के चक्कर में उसकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती। कुछ दिन बाद, अरे राहुल बेटा, अभी थोड़ी देर पहले ही तो तू स्कूल से आया, अभी दोबारा ये बैग टांग कर कहाँ जा रहा है? ट्यूशन जा रहा हूँ दादी, मेरी मैथ्स थोड़ी वीक है ना, तो मम्मा ने अब मेरा ट्यूशन लगवाया है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है बेटा, अच्छे से पढ़ना है, और कुछ समझ ना आए तो टीचर से दोबारा पूछ लेना। जी दादी। मेरा बेटा इनके बेटे से ज़्यादा अच्छे स्कूल में पढ़ता है, तो इन्होंने अपने बेटे को दक्ष से आगे निकालने के लिए उसका ट्यूशन लगवा दिया। अरे कोई बात नहीं, अब मैं भी दक्ष को ट्यूशन भेजूंगी, तब देखूंगी कैसे इनका बेटा मेरे बेटे से अच्छा मार्क्स लाता है। एक तो पहले ही बेचारा दक्ष शाम को इतनी देर से स्कूल से घर आता था, ऊपर से अब शिखा स्कूल के बाद उसे 2 घंटे की ट्यूशन क्लासेस भी ज्वाइन करवा देती है। मम्मा आपने मेरा ट्यूशन क्यों लगवाया? मैं पहले स्कूल से इतनी देर से घर आता हूँ, फिर 2 घंटे की ट्यूशन के बाद मेरा पूरा दिन निकल जाता है, थोड़ी देर खेल भी नहीं पाता मैं। तेरे स्कूल में स्पोर्ट्स पीरियड होते हैं ना खेलने के लिए, उतने में तेरा मन नहीं भरता? जब घर आकर भी खेलना है, चुपचाप पढ़ाई में ध्यान लगा, क्लास में फर्स्ट आना है तुझे। शिखा दिन पर दिन दक्ष को राहुल से आगे निकालने के चक्कर में उस पर पढ़ाई का प्रेशर डालती जाती है, जिससे दक्ष बहुत परेशान हो जाता है।
कुछ दिन बाद, अच्छा सुन, अपने साथ ना ये थोड़ा नाश्ता भी ले जा, खेलते खेलते बीच में भूख लगे तो खा लेना। अरे ये क्रिकेट के कपड़े पहनकर राहुल कहाँ जा रहा है? गली में कोई मैच है क्या इन लोगों का? नहीं चाची, गली में मैच नहीं है। मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट है और मैंने स्कूल में भी क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन की है, तो बस अब क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए एकेडमी में जा रहा हूँ। अच्छा, ये सोच रही है कि पढ़ाई में तो अपने बेटे को मेरे दक्ष से आगे निकाल नहीं पाएंगी, तो क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कर दी। कोई बात नहीं, अब मैं भी दक्ष को इससे भी अच्छी वाली स्पोर्ट्स एकेडमी ज्वाइन करवाऊंगी, फिर देखती हूँ कैसे ये अपने बेटे को मेरे बेटे से आगे निकालेगी। इस चिढ़ में शिखा अब दक्ष के पास स्कूल और ट्यूशन के बाद बचे हुए थोड़े से टाइम में भी उसका स्पोर्ट्स एकेडमी में एडमिशन करवा देती है, जिससे ना तो दक्ष ठीक से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे पाता है और पूरा दिन स्कूल और ट्यूशन में पढ़ पढ़ कर इतना थक जाता है कि एकेडमी में ठीक से खेल भी नहीं पाता। मम्मी, आपने क्यों मुझे स्पोर्ट्स एकेडमी ज्वाइन कराई? मैं स्कूल और ट्यूशन के बाद एकेडमी नहीं जा सकता। अब समझती क्यों नहीं हो? मैं पहले से ही कितना थक जाता हूँ। अच्छा, पहले तो मुझे बोल रहा था अब मुझे खेलने का टाइम नहीं देती, अब तेरे खेलने के लिए तुझे एकेडमी ज्वाइन कराई है तो नखरे कर रहा है। अच्छे से वहां पर स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस कर, 3 महीने बाद मैच है और उसमें तुझे गोल्ड मेडल लेकर आना है। दक्ष बहुत परेशान हो जाता है। कुछ दिन बाद राहुल अपने घर के पीछे वाले आंगन में अपनी बॉलिंग प्रैक्टिस कर रहा था, तभी वो दक्ष को देखता है। अरे क्या हुआ दक्ष, इतना परेशान क्यों लग रहा है? चाची ने डांटा है क्या? नहीं, मैं बहुत थक गया हूँ। पहले इतनी दूर स्कूल, फिर 2 घंटे का ट्यूशन, फिर 2 घंटे की एकेडमी में कोचिंग। मेरा तो आज ट्यूशन जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। अरे तो क्या हुआ, अगर एक दिन ट्यूशन जाने का मन नहीं कर रहा तो छुट्टी कर ले। आजा, आज हम दोनों साथ में क्रिकेट खेलते हैं। वैसे भी हमने इतने टाइम से साथ में खेला भी नहीं है। दक्ष बहुत खुश होता है और राहुल के साथ क्रिकेट खेलने लगता है। तभी शिखा को बाहर से उन दोनों के खेलने की आवाज़ आती है। उसे कुछ शक होता है और वो बाहर आकर देखती है तो दक्ष को वहाँ क्रिकेट खेलते देखकर आग बुबली हो जाती है। तू तो 1 घंटे पहले ट्यूशन जाने के लिए निकला था ना, और यहाँ पर क्रिकेट खेल रहा है? पढ़ाई पर तो बिल्कुल ध्यान नहीं है। जा और वहां हाथ ऊपर करके खड़ा हो जा, चल। लेकिन चाची, शिखा के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर प्रिया भी वहां आती है और दक्ष को हाथ ऊपर करके कोने में खड़े हुए देखती है। अरे दक्ष, तू इस तरह हाथ ऊपर करके क्यों खड़ा है, जैसे किसी ने तुझे कोई पनिशमेंट दी हो? हाँ, दी है पनिशमेंट। मुझे लगा ये ट्यूशन गया है, लेकिन ये यहाँ राहुल के साथ क्रिकेट खेल रहा था। अरे तो क्या हो गया शिखा, बेचारा दक्ष सुबह से शाम तक स्कूल, ट्यूशन और एकेडमी में ही तो रहता है। आज जाने का मन नहीं होगा तो राहुल के साथ खेल लिया, क्या हो गया? आप ना रहने दो। अब तो चाहती नहीं हो कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर आगे निकले। पहले कॉलेज में मुझसे जलती थी, अब मेरे बेटे से जलती हो। अरे तू चल अंदर, चल मेरे साथ, बताती हूँ तुझे। अरे शिखा, ये सब क्या बोल रही हो तुम? पर शिखा प्रिया की बात का कोई जवाब नहीं देती और गुस्से में दक्ष को खींचते हुए घर के अंदर ले जाती है। कुछ दिनों बाद, ये कैसे मार्क्स लेकर आया है तू? हाँ, कैसे लाया है मार्क्स? इतने महंगे इंटरनेशनल स्कूल में तेरा एडमिशन कराया, इतनी अच्छी कोचिंग में भेजती हूँ, उसके बाद भी क्लास में 3rd आया तू? तभी राहुल मिठाई का डब्बा लेकर आता है। ये लो चाची मिठाई, मैं क्लास में 1st आया हूँ। राहुल मिठाई का डिब्बा देकर वहां से चला जाता है। देख इसे, देख, ये क्या तुझसे ज्यादा अच्छे स्कूल और ट्यूशन में जाता है जो तुझसे अच्छे मार्क्स आए हैं इसके? पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है तेरा। आज तुझे खाना नहीं मिलेगा, तब जाके तेरी अकल ठिकाने आएगी। अभी के अभी जाकर पढ़ने बैठ, और अगर रात को मुझे सब कुछ अच्छी तरह नहीं सुनाया ना तो तेरी खैर नहीं। शिखा दक्ष को खाना भी नहीं देती, वो बेचारा रोते हुए पढ़ाई करता रहता है। शिखा रात को उससे चैप्टर का टेस्ट लेती है, जिसमें उसका एक आंसर गलत हो जाता है। ये आंसर कैसे गलत हुआ? हाँ, याद क्यों नहीं किया ठीक से? आज पूरी रात जाग कर पढ़ाई करेगा तू। शिखा दक्ष को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लगती है। वो उससे इतना ज़्यादा डरने लगता है कि वो अब उसके पास जाता ही नहीं, बल्कि अपनी बड़ी मम्मी प्रिया के पास ही हर समय रहने लगता है। अब कितने अच्छे आलू के पराठे बनाती हो बड़ी मम्मी, बहुत टेस्टी है। मुझे एक और मिलेगा? हाँ, क्यों नहीं बेटा, ये लो। तभी शिखा गुस्से में वहां पर आती है। क्या कर रहा है तू यहाँ पर? हाँ, तेरे लिए खाना लेकर आई थी ना मैं, वो खाया नहीं तूने और यहाँ बैठकर आलू के पराठे खा रहा है। क्या जताना चाहता है सबको कि मैं तुझे खाना नहीं देती? अरे शिखा, ऐसा क्यों बोल रही हो? दक्ष का आलू पराठे खाने का मन था तो राहुल के साथ उसने खा लिया, इसमें तक गुस्सा होने वाली क्या बात है? तो बीच में बोलो ही मत। और तू, तेरा एकेडमी में जाने का टाइम हो रहा है ना, चल जल्दी से निकल। आज मैं तुझे एकेडमी छोड़कर आऊंगी, और अगर मुझे वहां से तेरी एक भी शिकायत मिली ना तो आज तेरी खैर नहीं। नहीं,
मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे नहीं जाना। चुपचाप खड़ा होता है या बताओ अभी। अरे अगर एक दिन दक्ष का एकेडमी जाने का मन नहीं है तो जाने दो ना शिखा, बेचारा हर रोज इतना सब करके थक जाता है। शिखा प्रिया की बात को इग्नोर कर देती है और दक्ष को जबरदस्ती एकेडमी लेकर जाने के लिए डाइनिंग टेबल से ही घसीटने लगती है। इस चक्कर में वो चेयर से नीचे गिर जाता है और उसके घुटने में चोट लग जाती है। मुझे लग गई, बड़ी मम्मी। चोट लगने के बाद भी बड़ी मम्मी याद आ रही है? ऐसा क्या जादू कर दिया है आपने इस पर, जो चोट लगने पर भी अपनी माँ को छोड़कर ये आपका नाम ले रहा है? क्योंकि इसकी माँ का ध्यान तो सिर्फ मुझसे बहस करने में है। राहुल बेटा जल्दी से फर्स्ट एड किट लेकर आओ। राहुल फर्स्ट एड किट लेकर आता है। शिखा उसके बैंडेज करने लगती है और वो उसे खुद को भी हाथ लगाने नहीं देता और अपनी बड़ी मम्मी से ही अपनी बैंडेज करवाता है। शिखा को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। चल अपने कमरे में, मैं तेरे लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ। नहीं चलना मुझे आपके साथ, मुझे बड़ी मम्मी के साथ रहना है, आप जाओ यहाँ से। बदतमीज कहीं के, अपनी मम्मी से ऐसे बात करते हैं? मैं जानती हूँ ये सब कुछ इन्होंने सिखाया है तुझे। मेरे बेटे को आगे निकलते हुए देखकर बर्दाश्त नहीं हुआ ना आपसे। शिखा दक्ष को चांटा मारने के लिए हाथ उठाती है कि तभी प्रिया गुस्से में उसके हाथ को पकड़कर छटकते हुए कहती है, बस बहुत हो गया। आखिर चाहती क्या हो तुम? आगे निकलना है, आगे निकलना है। अरे आखिर कितना आगे निकलना है तुम्हें? अब कॉलेज में पढ़ने वाली वो 20 साल की लड़की नहीं रही हो तुम, जो हर बात में कंपटीशन करने की सोचती हो। अरे ये कंपटीशन खुद तक रखना था तो रखती, लेकिन अपने इस कंपटीशन के चक्कर में इस नन्ही सी जान पर कितना बोझ डाल दिया तुमने। कभी सोचा भी है? जब से हमारी शादी हुई, हम समझदार हुए, तब से मैंने कभी अपने मन में तुम्हारे लिए कंपटीशन की भावना नहीं रखी। सोचा अब तो हम बड़े हो गए हैं, अब क्या ये बचकाना हरकतें करनी। लेकिन तुम तो कभी बड़ी ही नहीं हुई। अपनी ईगो के चक्कर में अपने बच्चे का बचपन छीन रही हो तुम। अभी भी मौका है, सुधर जाओ, वरना जैसे दक्ष आज तुम्हारे पास आने से डर रहा है ना, कल को न जाने क्या होगा। अपने बच्चे को समझो और उसे प्यार करो, वरना उसकी माँ होते हुए भी कभी उसकी माँ नहीं बन पाओगी तुम। प्रिया की बातें सीधा शिखा के दिल पर जाकर लगती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे माफ कर दीजिए और तुम भी मुझे माफ कर दो दक्ष। मैंने तो हमेशा यही सोचा कि आप राहुल को मेरे बेटे से आगे निकालना चाहती हो, और यही सोच सोच कर मैं दक्ष पर हर चीज़ का प्रेशर डालती गई, जबकि आपके मन में तो कभी ऐसा कुछ नहीं था। मुझसे ज़्यादा तो आपने मेरे बेटे को समझा। मैंने तो अपने कंपटीशन के चक्कर में कभी ये सोचा ही नहीं कि इस बेचारे पर क्या बीत रही है। दक्ष अपनी मम्मी को देखकर, उनकी ये बातें सुनकर उसके आंसू पोंछता है और उस दिन के बाद शिखा अपने मन से इस कंपटीशन को हमेशा हमेशा के लिए निकाल देती है। रूही तुम कितना टाइम लगाओगी यार, कहाँ हो तुम? कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अरे वो शॉप पर कुछ सामान ले रही हूँ, बस पहुँचने ही वाली हूँ। अरे यार अब वेट नहीं हो रहा है मुझसे, आ जाओ ना प्लीज़। कुछ मत खरीदो, बस तुम आ जाओ। अरे बाबा इतने उतावले मत हो, आ रही हूँ ना मैं। उतावला क्यों नहीं हो? तुम्हें पता है शादी के बाद मैं तुम्हें अपनी आंखों से एक पल को भी दूर नहीं होने दूंगा। अच्छा जी, तुम घर में बैठ कर क्या पूरा दिन मुझे निहारोगे? ऑफिस नहीं जाओगे? अरे यार तुम्हारे जैसी बीवी घर में होगी तो ऑफिस कौन जाएगा? अरे पापा बस करो, इतनी भी खूबसूरत नहीं हूँ मैं। और ऑफिस तो जाना पड़ेगा बच्चों, प्यार से नहीं जाओगे तो मैं कान पकड़ कर भेजूंगी। सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता, कमाने के लिए ऑफिस जाकर काम भी करना पड़ता है। सोच लो, आज तुम भाव खा रही हो, कल को अगर मैं बिजी हो गया ना फिर क्या करोगी? बैठ कर आंसू बहाओगी। तुम्हें पता है जब पति से अटेंशन नहीं मिलता तो कैसा लगता है? अच्छा ही लगता होगा, थोड़ी पत्नी को राहत मिलती होगी। अच्छा फ़ोन रखो पापा, मैं पहुंच गई हूँ। रूही ऑटो में बैठकर पुरानी बातों के ख्यालों में खोई हुई थी, तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। अरे रूही तुम ऑफिस से निकल गई क्या? हाँ अभी अभी निकली हूँ, क्या हुआ? आते समय प्लीज़ सब्जियां लेते आना, घर में एक भी सब्ज़ी नहीं है। और ऐसा करना, एक पैकेट ब्रेड और दूध भी लेकर आना सुबह के नाश्ते के लिए। ठीक है ले आऊँगी। रोज़ एक ही बात बताने के लिए कॉल करते हो तुम। घर पहुँचने के बाद। रूही ये लो तुम्हारी चाय। अच्छा सब्जी लाई हो ना तुम? चाय पी लो, फिर डिनर भी बनाना है। मैं सब्जी बना देता हूँ, तुम रोटी सेंक देना। हाँ बाबा लाई हूँ, उधर बैग में रखी है। ये सब्जी भाजी और ग्रॉसरी के अलावा और कोई बात नहीं है क्या तुम्हारे पास करने के लिए? अभी कब होठ से लगाया है और तुम्हें अभी रोटी बनवानी है मुझसे। अरे चिढ़ क्यों रही हो रूही? मैंने तो बस इतना ही पूछा ना कि सब्जी लाई हो कि नहीं। तो मैंने भी तो यही कहा ना आकाश
कि क्या हम दोनों जब भी बात करेंगे हमेशा सब्जी भाजी के बारे में ही बात करेंगे? हमारे बीच में क्या एक सब्जी लाने जितना ही अटैचमेंट बचा है अब? तुमने कभी नोटिस किया है तुम आजकल मुझसे फोन पर बात कैसे करते हो? बिल भर दिए, ग्रोसरी खरीद ली, बाइक के पैसे दे दिए, मतलब यही कन्वर्सेशन बचा है क्या हमारे बीच में? हस्बैंड वाइफ के बीच में और कोई बात नहीं होती क्या? तुमसे शादी करने से पहले मैंने पता नहीं क्या क्या सपने देखे थे। सोचा था तुम्हारे साथ घंटे 2 घंटे का वक्त बिताने में मुझे इतना अच्छा लगता है, तो सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताने में कितना अच्छा लगेगा। कितनी हैपनिंग लाइफ होगी हमारी। हम लोग साथ मिलकर मूवी देखेंगे, बातें करेंगे, दुनिया घूमेंगे, सारी दुनिया को भूलकर एक दूसरे में खोए रहेंगे। लेकिन देखो क्या कर रहे हैं हम। तुमसे मिलने के लिए 1-1 घंटा तैयार होती थी मैं, इतनी एक्साइटेड होती थी, लगता था उन 2 घंटों के लिए मैं दुनिया की सबसे खास लड़की हूँ। कितने अलग थे तुम। मुझे स्पेशल फील कराने में तो तुमने कोई कभी कसर नहीं छोड़ी। और अब तुम्हारे सामने होने के बाद भी तुम नोटिस तक नहीं करते हो कि मैंने क्या ड्रेस पहनी है, किस कलर की पहनी है, बाल बंधे हैं कि खुले हैं। अब तुम्हें मेरी किसी भी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। रूही, ये मेकअप, कपड़े, ड्रेस, ज्वेलरी देखने के अलावा भी बहुत सारे ज़रूरी काम है मेरे पास। ठीक है, तब हमारी शादी नहीं हुई थी, हम लोग घंटे 2 घंटे के लिए मिलते थे, तुम सामने आती थी तो सब कुछ अपने आप नोटिस हो जाता था। अब शादी हो गई है हमारी, एक दूसरे के साथ इतना वक्त बिता चुके हैं, ऐसा सरप्राइज जैसा तो कुछ है ही नहीं अब। और भी बहुत सारी ज़रूरी चीज़ है ज़िंदगी में, उन पर भी तो ध्यान देना है ना। और हम कोई बच्चे नहीं रहे कि छोटी से छोटी बात एक दूसरे को बताते रहे, जताते रहे। मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम भी जानती हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब इसका मतलब ये तो नहीं ना कि सब काम धंधा नौकरी छोड़कर दिन के 24 घंटे सिर्फ एक दूसरे का हाथ पकड़ कर बैठे रहे और बस आई लव यू कहते रहे। अगर ऐसा करेंगे तो घर कैसे चलेगा? प्रैक्टिकल लाइफ में ना रूही ऐसी ही होती है शादीशुदा ज़िंदगी। सुबह उठकर काम पर जाना पड़ता है और शाम को जब बंदा थक हार कर घर में घुसता है तो उसे प्यार नहीं सूझता, थोड़ा सा आराम सूझता है। हस्बैंड वाइफ जब एक दूसरे के मन की बात समझते हैं, एक दूसरे की थकान और स्ट्रगल को समझकर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, वही प्यार होता है। जीवन भर प्यार का मतलब लाल गुलाब और मीठी मीठी बातें नहीं हो सकता। शादी के बाद साथ में खाना बनाने, सफाई करने, ग्रोसरी करने में ही प्यार होता है। तुम्हें क्या लगता है लाइफ कोई फेरी टेल होती है जिसमें मैं राजा हूँ और तुम रानी हो, जिसमें सब कुछ अच्छा ही होता रहेगा? अरे ये राजा रानी की कहानी से बाहर आओ और सच का सामना करो। मुझे शादी के बाद ऐसी बोरिंग लाइफ नहीं चाहिए आकाश। पता नहीं क्यों मैंने शादी कर ली, करनी ही नहीं चाहिए थी मुझे। अरे यार, तुम तो बात बात पर भड़क जाती हो। मैंने तुमसे कुछ गलत कहा है क्या जो तुम लड़ने को तैयार हो रही हो? अब तुम ही बताओ, और क्या बात करूं मैं तुमसे? ये पूछूं तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हें खाने में क्या पसंद है? अरे तुम्हारी पसंद नापसंद सब कुछ बहुत अच्छी तरह से जानता हूं मैं, और उसका ख्याल भी तो रखता हूं। जानता हूं कि ऑफिस से आकर सबसे पहले चाय चाहिए होती है, तो मैंने तुम्हें बनाकर दी ना चाय। ये प्यार नहीं तो क्या है? आराम से चाय पियो, उसके बाद खाना बनाते हैं, फिर सुबह की तैयारी करेंगे। बस यही तो बात है ना आकाश, इसी बात से मुझे चिढ़ है। हमारी लाइफ इतनी बोरिंग हो चुकी है ना कि हमें एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता है, कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है हमारी लाइफ में, कोई फ्रेशनेस नहीं है। रोज हम वही रूटीन काम करते हैं। मैं ऑफिस से निकलती हूँ तो मुझे फ़ोन करके भिंडी, टिंडा और तोरी लाने के लिए कहते हो। घर आके हम लोग चाय पीते हैं, रात का खाना बनाते हैं, खाकर सो जाते हैं। ऑफिस जाओ तो वही 4 लोग, उनकी बोरिंग शक्ल देखने को मिलती है, वही डेटा एनालिसिस, वही क्लाइंट मीटिंग्स। मैं फेड अप हो गई हूँ यार। ऐसी मशीनों वाली जिंदगी कौन जीता है? तो और क्या चाहती हो तुम? तुम्हें चांद पर ले जाऊं? नॉर्मल लोगों की ज़िंदगी ऐसी ही होती है रूही। एवरेज इंसान ऐसे ही रोज़ ऑफिस जाता है, काम करके घर आता है, घर पर आकर खाना बनाता है, खाता है और सो जाता है। अब इसमें मैं नया क्या कर दूं जो तुम्हारी लाइफ हैपनिंग हो जाए? अच्छा, वैकेशन पर चले? तुमसे कुछ नहीं होने वाला आकाश, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तुम ऐसे ही लकीर के फकीर बनकर अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दोगे। तुमसे मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है। मैंने सोच लिया है, मैं अपनी जॉब छोड़ रही हूँ। मैं अब अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लूँगी। क्या कहा? नौकरी छोड़ रही हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम अपनी लाइफ में बोर हो रही हो तो इसका मतलब ऐसे उठ पटांग काम करके लाइफ में एक्साइटमेंट लेकर आओगी? नौकरी छोड़ने से तुम्हारी लाइफ की बोरियत खत्म हो जाएगी क्या? इतनी अच्छी जॉब है तुम्हारी, इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँची हो, नौकरी छोड़ दोगी तो करोगी क्या?
तुम्हारी पोजीशन पर पहुंचने के लिए तरसते हैं लोग, और तुम कहती हो कि बोर हो रही हो। देखो आकाश, मैंने नौकरी सिर्फ इसलिए नहीं की थी कि मैं अच्छे पैसे कमा सकूं। अरे यार, मशीन बन गए हम लोग। सुबह से रात तक ऑफिस में काम करते हैं और फिर घर जाकर बोरिंग लोगों की तरह सो जाते हैं। देखो, काम वो करना चाहिए जिसमें मज़ा आए, और मुझे अब जॉब में मज़ा नहीं आ रहा। ये सही है, इतनी अच्छी लगी लगाई नौकरी है तुम्हारी, इतनी बढ़िया सैलरी मिल रही है, हर 3 से 4 साल में कंपनी तुम्हें प्रमोशन दे रही है। अब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए तुम्हें? कंपनी में, जॉब में तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा, कल को तुम कहोगी तुम्हें मेरे साथ रहने में मज़ा नहीं आ रहा, तो मुझे भी छोड़ दोगी क्या? ऐसा नहीं होता। लाइफ में हमेशा सब कुछ एक्साइटिंग नहीं रहता, एक टाइम के बाद आकर सब कुछ ऐसा ही हो जाता है। तुम तो अपनी बात करो ही मत आकाश। तुम जितने बोरिंग हो ना, उतना बोरिंग कोई हो ही नहीं सकता। वीक के 5 दिन तो हम लोग काम करते हैं, लेकिन बाकी के 2 दिन भी तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं होता। अगर मैं तुमसे कह दूं कि बोरिंग फील हो रहा है, तो तुम्हारे पास वही जवाब होता है, चलो रिजेंसी में चल के पराठे खा लेंगे या पीवीआर में सिनेमा देख लेंगे। मतलब इतना बोरिंग कौन होता है यार कि तुम्हारे पास और कोई प्लान ही नहीं होता। चलो मान लिया कि मैं बहुत बोरिंग हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रही हो? देखो, मुझे तुम्हारे पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर तुम नौकरी करके बोर हो रही हो ना, तो घर में बैठकर तुम पक्का पागल हो जाओगी। तो घर में बैठने वाला कौन है? मैं तो बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रही हूँ। अरे कुछ तो नया होगा लाइफ में, कुछ एक्साइटमेंट होगा, कुछ नए लोग मिलेंगे, नए चैलेंज आएंगे, मज़ा आएगा। प्लीज़ आकाश, करते ना कुछ नया। तुम्हारी लाइफ है, अपनी लाइफ का डिसीजन तुम खुद ले सकती हो, इसलिए मैं तुम्हें मना तो नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, मैं इस बात के फेवर में भी नहीं हूँ। तुम सोच लो क्या करना है क्या नहीं। मुझे पता था तुम्हारे अंदर उतना दम है ही नहीं कि तुम अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए कोई रिस्क ले सको। तुम्हें जो सोचना है तुम सोच सकती हो, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ। जैसे तुम्हारा मन करे वैसे करो तुम। मैं एक बिज़नेस आइडिया पर पैसा लगाने के बारे में सोच रही हूँ। इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए मुझे कम से कम 35 से 40 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। तुम्हारे पास कुछ इन्वेस्टमेंट है जिससे तुम मेरी हेल्प कर सको? मेरे पास तो इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है। हाँ, इमरजेंसी अकाउंट में 4-5 लाख रुपए बचा के रखे हैं, लेकिन सॉरी, वो मैं नहीं दे पाऊँगा। कल को किसी भी तरह की इमरजेंसी होने पर मैं किसके आगे हाथ फैलाऊँगा? ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे पास 10 लाख रुपए हैं। बाकी के पैसों के लिए मैंने एक बैंक में बात कर ली है। मेरा लोन सैंक्शन हो जाएगा, उसके बाद मुझे पैसों की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। देखो रोहित, तुम बहुत बड़ा रिस्क ले रही हो। अपनी जॉब छोड़ रही हो, मार्केट से भी पैसे उठा रही हो, बैंक से लोन ले रही हो। तुमने अच्छी तरह सोच लिया है ना तुम वाकई क्या करना चाहती हो? हाँ आकाश, मैंने सोच लिया है। ये भिंडी और टिंडे खरीद के मैं बोर हो गई हूँ। अब आज से सब घर गृहस्थी की जिम्मेदारी तुम्हारी। मैं अपना पूरा फोकस अपने बिजनेस को देना चाहती हूँ। कुछ दिन के लिए मुझे इन सब झंझटों से छुटकारा चाहिए। ठीक है, वो सब तो मैं संभाल ही लूँगा रूही, कोई परेशानी नहीं है। तुम अपने बिजनेस में ध्यान लगाओ। रूही ने अपना पूरा ध्यान अपने कॉफ़ी शॉप के बिजनेस पर लगा दिया था। दूर से दिखने में जितना आसान लगने वाला ये काम था, पास जाने पर उतना ही कठिन होता जा रहा था। कॉफ़ी शॉप के लिए सबसे पहले उसे प्राइम लोकेशन पर एक अच्छी सी प्रॉपर्टी की ज़रूरत थी। काफ़ी सारी प्रॉपर्टी देखने के बाद उसे एक प्रॉपर्टी पसंद आती है। एक तो वैसे ही मुझे कोई प्रॉपर्टी पसंद नहीं आ रही, 1-2 जगह पसंद भी आई तो उनका रेंट मेरे बजट से बहुत ज़्यादा ऊपर है। क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा करती हूँ, थोड़े और पैसों का इंतज़ाम करती हूँ, क्योंकि अभी तो इस प्रॉपर्टी में मुझे कॉफ़ी शॉप बनाने के लिए काफ़ी पैसा और मेहनत लगानी पड़ेगी। पैसों का इंतज़ाम करने के बाद इंटीरियर डिज़ाइनर से रूही ने शॉप का पूरा इंटीरियर डिज़ाइन करवाया और कैफेटेरिया तैयार होने के बाद स्टाफ की तलाश में लग गई। आकाश, अभी तो कॉफ़ी शॉप स्टार्ट भी नहीं हुई, मैं तो अभी से थक गई हूँ। शॉप की काम तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। समझ में नहीं आ रहा ये सब कब ख़त्म होगा। अरे अब जब नया काम शुरू किया है तो थोड़ा हिम्मत से काम लो। थोड़ा समय लगेगा लेकिन सब हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद। क्या बात है रूही, आजकल तुम बहुत बुझी बुझी सी रहती हो, घर आकर बातचीत भी नहीं करती। कुछ परेशानी है क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा आकाश। 2 महीने से ज़्यादा हो गया है, शॉप का काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ऊपर से पानी की तरह पैसा लगता ही जा रहा है, वो अलग। ये स्टार्टअप मेरे बजट से कई गुना आगे पहुंच गया है। अब मैं ऐसी कंडीशन में हूँ कि मेरा पूरा बैंक बैलेंस खाली हो चुका है। बैंक से लोन ले रखा है मैंने और अपने दोस्तों से भी। अब डर लग रहा है कि पता नहीं कब ये कैफ़े शुरू होगा और इनकम स्टार्ट होगी।
इस कैफ़े के चक्कर में ना मैं पूरी तरह से खाली हो गई हूँ। ऊपर से अच्छा स्टाफ भी नहीं मिल रहा। जो कैंडिडेट पसंद आता है उसकी सैलरी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई है कि क्या बताऊँ। देखो, सैलरी तो मार्केट में चल रहा है, उतनी तुम्हें देनी ही पड़ेगी। कम सैलरी में कोई क्यों तुम्हारे पास काम करेगा। ज़्यादा सोचो मत, फ़िलहाल स्टाफ हायर करके अपना काम स्टार्ट कर दो। आकाश की बात मानकर रूही स्टाफ को हायर करके अपना कैफ़े स्टार्ट करती है। कई महीने बीत जाते हैं लेकिन अभी भी कुछ नहीं हो पा रहा था। कैफ़े में कस्टमर नहीं आ रहे थे, जिसके कारण उसे रेंट, सैलरी और बाकी सारा खर्च भी अपने पॉकेट से देने पड़ रहे थे। 3 महीने के बाद, मुझसे नहीं हो पा रहा है आकाश, मैं टूट चुकी हूँ, थक गई हूँ उधार लेकर सारे खर्चे निपटाते हुए। कितना लोन लूँगी मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कैफ़े तो ज़रा सा भी नहीं चल रहा। मैंने शायद बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले ठीक से स्टडी नहीं की। मैं तुम्हें यही तो समझाना चाह रहा था रूही, कि कोई भी काम दिखने में जितना आसान लगता है, ज़रूरी नहीं कि वो वैसा हो भी। तुम्हारे पास बिजनेस का कोई अनुभव नहीं था, फिर भी तुमने अपनी बरसों की पूंजी इस स्टार्टअप पर लगा दी। ना तुमने सोचा, ना समझा, ना किसी से सलाह ली, बस कूद पड़ी। अब तो रोज़ तुम्हें नए चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। अब लाइफ हैपनिंग नहीं लग रही। मुझे अपनी गलती समझ में आ गई है। तुम सही थे, नौकरी छोड़कर मैंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। मेरा अच्छा खासा चलता हुआ कैरियर खराब हो गया। अब क्या करूँगी। तुम परेशान मत हो रोही, जो होगा मिलकर संभाल लेंगे। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, फिर क्या टेंशन है। मेरे पास कुछ रुपए हैं, फ़िलहाल स्टाफ की सैलरी पे करके कैफ़े बंद कर देते हैं। तुम्हारी जॉब के लिए 1-2 जगह बात करते हैं, सब हो जाएगा मैनेज। तुम बस शांत हो जाओ, गलती से ही तो इंसान सीखता है। अब ये जो इतने अच्छे बन रहे हो, पहले ऐसे नहीं बन सकते थे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम ही मेरे साथ ऐसे पेश आ रहे थे जैसे मैं घर से पकने वाली कोई बोरिंग सी दाल हूँ, जिसके होने ना होने से तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस अपनी शादी से पहले वाली लाइफ को वापस पाने के चक्कर में ये सब गलती हो गई मुझसे। पहले तो तुमने मुझे इतने बड़े बड़े सपने दिखाए और बाद में ऐसे बोरिंग हो गए। तुम मेरे लिए घर में पकने वाली दाल नहीं, दाल में डालने वाला नमक हो, जिसके बिना जीवन में कोई स्वाद नहीं। हम रोज़ अपने खाने में नमक खाते हैं, लेकिन क्या रोज़ उसकी तारीफ़ में कसीदे पढ़ते हैं? ऐसा तो है नहीं कि एक दिन भी नमक के बिना हमारा काम चल जाए। शादी के बाद बिना मेहनत और संघर्ष के कुछ नहीं पाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, इस सच को स्वीकार कर लो कि अब हम कोई कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं कि प्यार प्यार खेलते रहेंगे। उम्र के साथ बदलाव आता ही है और वो ज़रूरी भी होता है। घर और नौकरी की जिम्मेदारियां थकाती तो है, लेकिन एक दूसरे के साथ हाथ थाम कर चलते जाना ही प्यार है। सॉरी आकाश, अपनी मनमानी करने और तुम्हारी बात ना मानने के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वैसे कल संडे है, कुछ प्लान करें? हाँ, क्यों नहीं। चलो होटल रिजेंसी, मैं तुम्हें बढ़िया डिनर करा के लाता हूँ। फिर से रिजेंसी? तुम सुधरने वाले नहीं हो ना। मम्मी यार खाना बना दो ना, बहुत भूख लगी है। और प्लीज़ आज ना कुछ ढंग का बनाना। आपका ये टिंडा और भिंडी सुन के ना मेरी तो भूख ही मर जाती है। बेटा घर है ये, ढाबा तो है नहीं कि तुम ऑर्डर करोगे और मैं पकवान बनाकर तुम्हारी टेबल पर लगा दूंगी। और मेहरबानी कर कर इस बूढ़ी माँ के ऊपर थोड़ा तरस खाया करो। सिर्फ तुम्हारे लिए शाही पकवान बनाना मेरा इकलौता काम नहीं है, और 75 काम होते हैं मुझे घर गृहस्थी के। और इतने बड़े बड़े हो गए हो तुम दोनों भाई बहन, ये नहीं कि माँ की किसी काम में आकर मदद कर दे। जिसको देखो वो बस हुक्म चलाता रहता है, ये बना दो वो बना दो। जो बनाया है चुपचाप खा लो, और ना खाना हो तो 2 गिलास ठंडा पानी पीकर चुपचाप सो जाओ। मेरे पास और भी बहुत काम है। मम्मी मैंने तो सुना था माँ अपने बच्चों को खिलाने के लिए बड़े प्यार से भोजन पकाती है। एक आप हो, मैंने तो आज तक आपको कभी हमारे लिए कुछ भी प्यार से पकाते नहीं देखा। आप तो दुश्मनी निकालने के लिए जानबूझकर ऐसी सब्जियां बनाती हो जो हमारे गले से नीचे ना उतरे। देख लो आज भी ये टिंडे बनाए हैं। छी, इसके तो नाम से ही घिन आती है मुझे तो ऐसा लगता है आप खाना बस अपनी पसंद से अपने लिए बनाती हो। हम खाएं न खाएं आपको इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ये जो कढ़ाई भर के मैंने खाना बनाया है अपने लिए बनाया है ना? क्योंकि सारा खाना तो अकेले मैं खाती हूँ, तुम लोग तो बिना खाए पिए पल कर इतने बड़े हो गए। अरे शर्म नहीं आती माँ के साथ जुबान लड़ाती हुए? देख लूँगी बेटा, तुम्हारा भी वो दिन दूर नहीं जब तुम ससुराल में जाकर सबके लिए भोजन पकाओगी। ठीक है, हम तो भाई स्वार्थी हैं, हमने तो कभी अपने बच्चों से प्यार ही नहीं किया।
तुम जाकर ना अपने परिवार से खूब प्यार करना और सबको बढ़िया बढ़िया चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल, साउथ इंडियन बनाकर खिलाना। हम तो देसी लोग हैं भैया, हमसे तो ये टिंडे, भिंडी, तोरी ही बन पाता है। हाँ, मुझे भी आप अपनी तरह समझती हो क्या? आप देखना, मेरी शादी हो जाएगी ना तो अपने ससुराल वालों को मैं इतना बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खिलाऊंगी कि सब लोग मेरी तारीफ करते नहीं थकेंगे। अरे ये घुइया और कौड़ा आजकल के ज़माने में कोई नहीं खाता। 3 दिन बाद, मम्मी आज आपकी एनिवर्सरी है ना, आज तो सेलिब्रेशन बनता है। अब ये मत कहना कि आज भी आपने भरवा टिंडे बनाए। आज तो कुछ स्पेशल खिला दो यार। हाँ तो आज मैं टिंडे क्यों बनाऊंगी, मुझे भी पता है आज मेरी एनिवर्सरी है। आज तो मैंने सब कुछ स्पेशल बनाया है। सच में स्पेशल है? तो फिर बताओ ना, खाना कब लगा रहे हो? सुनकर ना भूख बढ़ गई मेरी। बस तुम हाथ मुंह धोकर टेबल पर बैठो, मैं 10 मिनट में खाना टेबल पर लगा रही हूँ। और सुन छोटू, अपने पापा को भी आवाज़ लगा लेना। स्पेशल खाने का नाम सुनकर पिंकी के मुंह में पानी आ गया था। वो जल्दी से हाथ मुंह धोकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। 10 मिनट के बाद, देखो आज के डिनर में मैंने छोले चावल और घिया के कोफ्ते बनाए हैं। बताओ कैसा लगा आज का मेनू? है ये स्पेशल खाना है? हद हो गई मम्मी, स्पेशल खाना घिया के कोफ्ते होते हैं? कौन खाता है यार ये सब? आप तो मम्मी सारे मूड का सत्यानाश कर देते हो। मुझे नहीं खाना आपका एनिवर्सरी स्पेशल खाना। भैया हमारे लिए तो ये स्पेशल ही है। पता है कितना समय लगा ये सब बनाने में? जिसको खाना है उसे यही खाना पड़ेगा, किसी के लिए भी स्पेशल नहीं बनाने वाली मैं। और तुझे ये अंग्रेज़ी खाना खाने का ज़्यादा शौक़ है ना, तो पहले बनाना सीख ले और फिर उसके बाद रसोई में आकर खुद बना लिया कर। मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन हमसे ना तो ये उटपटांग चीज़ें ना तो खाई जाती है ना बनाई जाती है। साफ साफ सुन लो। क्या हुआ? ये माँ बेटी की नोक झोंक सुनकर आपको अपने घर की याद आ गई क्या? शादी से पहले अक्सर बेटियों की अपनी माँ से यही शिकायत होती है कि पता नहीं माँ इतने पुराने विचारों वाली, आउट ऑफ द ट्रैक क्यों है। सारी दुनिया पिज्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज खा रही है और एक हमारा घर है, यहाँ रोज़ टिंडे, भिंडी, तौरी ही बनता रहता है। खैर ये समस्या तो हिंदुस्तान के हर घर की है। पिंकी भी इसी समस्या से ग्रस्त थी। उसकी हमेशा अपनी माँ से यही शिकायत रहती कि माँ कभी कोई ढंग का खाना बनाकर क्यों नहीं खिलाती। बस वही 100 साल पुराना घास फूस, टिंडे, तोरी, बैंगन, अरबी, जिसका नाम सुनकर ही आजकल की सो कॉल्ड नई जनरेशन बच्चों की भूख मर जाती है। 20 साल की पिंकी देखते देखते 24 की हो जाती है और उसके बाद एक अच्छा परिवार और वर देखकर उसके माता पिता उसकी शादी टिंकू के साथ कर देते हैं। शादी के बाद, शादी से पहले तुम कहती थी ना तुम बड़ी फूडी किस्म की लड़की हो। देखो फूडी तो मैं भी हूँ और मेरे घर में ना तुम ये समझ लो सब फूडी ही है। अरे तुम वैरायटी के खाने बना बना कर थक जाओगी, लेकिन मेरे घर वाले खाने से नहीं थकने वाले। इसलिए आज से किचन तुम्हारे हवाले। जो तुम्हारा मन करे, जैसा तुम्हारा मन करे बनाओ और सबको खिलाओ। शुरू में तो पिंकी को ये बात बड़ी एक्साइटिंग लग रही थी कि अब पति के घर में पूरा किचन उसी के हवाले होगा, जैसा कि उसने शादी से पहले सोचा हुआ था। शादी के बाद वो घास फूस बनाकर किसी को टॉर्चर नहीं करेगी, इसलिए अपनी पहली रसोई में वो पिज्ज़ा और बर्गर बनाने के लिए सोच लेती है। देखो पिज़्ज़ा बर्गर बनाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक बात तुम अच्छी तरह समझ लो, ये बाहर का बना हुआ पिज़्ज़ा बेस और ये बन वाला बर्गर हम नहीं खाने वाले। अरे पता नहीं क्या क्या मिलाते हैं उसमें। बेटा ये पिज़्ज़ा का बेस भी ना घर में ही बन जाता है। अगर ये सब खाने का शौक़ है तो पहले कायदे से सब बेस वगैरह घर में ही बनाओ। ये सब कुछ बना बनाया बाजार से लाकर ओवन में गर्म करके कुकिंग नहीं, काम चोरी कहते हैं उसे। क्या पिज्ज़ा का बेस और बर्गर के लिए बन भी घर में बनाना पड़ेगा? लेकिन वो सब तो मुझे नहीं आता। मुझे तो लगा था पिज़्ज़ा बनाने में क्या है, 2-4 सब्ज़ी काट लो, पिज़्ज़ा बेस पर रख कर ओवन में पका दो। लेकिन मम्मी जी ने तो मेरा काम ही बढ़ा दिया। कोई बात नहीं, ये यूट्यूब के ट्यूटोरियल किस दिन काम आएंगे। पिंकी यूट्यूब से देखकर पिज़्ज़ा का बेस बनाना सीखती है और फिर उसकी मदद से पिज़्ज़ा बनाती है। कई दिनों की मेहनत के बाद उसे पिज़्ज़ा बेस बनाना आ तो जाता है, लेकिन ये सब बनाना उतना आसान काम नहीं था। इसके लिए घंटों की मेहनत लग रही थी। पिंकी अपनी पसंद की चीज़ों के हिसाब से पूरे हफ्ते भर का मेनू तैयार करती है और उसी के अकॉर्डिंग रोज़ एक से बढ़कर एक डिश बनाकर तैयार करने लगती है। अरे बेटा सारा दिन किचन में घुसी रहेगी तो ये घर के बाकी के काम कब होंगे। थोड़ा ना अपने काम करने की स्पीड बढ़ाओ,
वरना तुम्हें दिन के 24 घंटे भी कम पड़ने वाले हैं। सिर्फ रसोई में खाना बनाना काम नहीं होता, ये घर की साफ सफाई, कपड़े धोना, टिंकू के ऑफिस वाले कपड़ों को प्रेस करके रखना, ये सब करने के लिए कोई और तो आएगा नहीं है। करना तो सब तुम्हें ही है। इस तरह से अपना समय मैनेज करो कि सब कामों के लिए समय बच सके। पिंकी पूरी जान लगाकर सबके लिए तरह तरह की डिशेस बनाती, कभी फ्रेंच फ्राइज, कभी चिली पोटैटो, कभी मंचूरियन। लेकिन इतना सब करने के बाद भी उसे कोई खास क्रेडिट नहीं मिल रहा था, बल्कि सासू माँ तो हमेशा नाराज़ ही रहती, क्योंकि रसोई में 4-4 घंटे बीतने के बाद उसके पास बाकी के काम करने के लिए समय कम पड़ जाता था। कुछ दिनों के बाद, बेटा ऐसा है कि हम तुम्हें नहीं रोकते, हमने तो पूरी रसोई तुम्हारे हवाले कर रखी है। तुम बर्गर बनाओ, पिज़्ज़ा बनाओ, मंचूरियन बनाओ, हमारी तरफ से कोई रोक नहीं है। लेकिन देखो, हम और तुम्हारे ससुर जी ये खाना रोज़ रोज़ नहीं खा पाएंगे। इतना तला भुना खाना, चीज़, बर्गर अब हमारी उम्र में कहाँ सूट करता है। तुम ऐसा करना, कल से मेरे और तुम्हारे पापा जी के लिए थोड़ी हरी सब्जी बना दिया करना। हमें तो ताज़ा बना सादा खाना ही हज़म होता है बेटा। बाकी तुम अपने लिए और टिंकू के लिए चाहे जो बना कर खाओ, हमें कोई एतराज़ नहीं। सासू माँ के इस फरमान के बाद तो पिंकी का काम दोगुना हो गया था। अब उसे लंच और डिनर में 2 तरह की डिशेस बनानी पड़ती। वो सास ससुर के लिए रोटी सब्जी बनाती और अपने पति, ननद, देवर के लिए चाउमीन, पिज़्ज़ा, बिरयानी जैसी डिश बनाती। अरे भाभी, आज का स्पेशल मेनू क्या है? आज क्या खास बन रहा है भाई? अरे देवर जी, आज ना मैं स्पेशल वेजिटेबल बिरयानी बनाने वाली हूँ। आप खाकर बताना कैसी बनी। भाभी बिरयानी तो ठीक है, लेकिन सच बताओ ना, ये सूखे चावल मुझसे खाए नहीं जाते। अब ऐसा करना, बिरयानी के साथ ना पनीर की सब्जी भी बना लेना, मज़ा आ जाएगा। भैया ठीक कह रहे हैं भाभी, आप ऐसा करो, पनीर की सब्जी भी बना लेना बिरयानी के साथ। और आपको पता है ना, मम्मी बिरयानी देखकर टेढ़े मेढ़े मुंह बनाती है। उनके लिए पनीर के साथ पुलाव और रोटी सेंक देना। वो भी खुश, हम भी खुश। अरे, मुझे बोतल से निकला जिन समझा है क्या? एक के बाद एक फरमाइश बताते जा रहे हैं। इतनी गर्मी में रसोई में खड़े होकर देखो, तब समझ में आएगा कि खाना बनाने में कितनी मेहनत लगती है। अब मैं बिरयानी बनाऊँ, मटर पनीर बनाऊँ, पुलाव बनाऊँ, उसके साथ रोटियाँ भी बनाऊँ, मेरा तो आधा दिन किचन में बीत जाएगा। फिर उसके बाद मम्मी आकर कहेंगी, बाकी के काम क्यों नहीं हुए? मदद करने के लिए कोई आता नहीं, काम के लिए ऑर्डर देने के लिए सब लोग आ जाते हैं। अरे पिंकी बहू, ऐसा क्या कर रही हो तुम कि महीने का बजट बिल्कुल हाथ में ही नहीं आ रहा? भाई मैं तो रसोई 4-5 हज़ार रुपये में चला लेती थी, और एक तुम हो, कभी देखा है महीने में कितने हज़ार का राशन खर्च हो रहा है? बेटा, सिर्फ तरह तरह के पकवान बना लेने से घर गृहस्थी नहीं चलती। पकवान बनाते समय अपना बजट, घर के सदस्यों की सेहत और सबकी पसंद, हर चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। अच्छी बहू वो है जो बजट को संभालते हुए अपना घर देखे। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? आपकी बात सही है मम्मी जी, इसीलिए तो मैं हमेशा इन बातों का ख्याल रखती हूँ। सबकी पसंद का खाना बनाती हूँ, बजट भी पूरी कोशिश करती हूँ कि कंट्रोल में रहे। अच्छा बेटा, मैंने कुछ देखा होगा तभी तो कह रही हूँ तुम्हें, वरना ऐसे ही बिना बात में टोकने का हमें तो कोई शौक है नहीं भी। अब पिज़्ज़ा में ही देख लो कैसे भर भर के चीज़ डालती हो। अभी इतना एक्स्ट्रा चीज़ वाला पिज़्ज़ा खाना तो किसी की भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है बेटा। बर्गर हो, सैंडविच हो, सब में चीज़ डालती हो। ऐसा थोड़ी है कि पैकेट खोल लिया तो उसको 2 दिन में ख़त्म करना है। थोड़ा बचत करके चलो, तुम्हारा बस चले तो तुम तो रोटी पर भी चीज़ लगा कर खा लो। सास की बातें सुनकर पिंकी का मन बहुत उदास हो गया था। मैं चाहे जितनी भी मेहनत कर लूँ, सासू माँ को मेरा किया हुआ कोई काम कभी पसंद ही नहीं आता। अरे क्या फ़ायदा हुआ मेरा इतनी सारी डिशेस बनाकर खिलाने का, अगर सबको मेरे बनाए हुए खाने में कमियां ही निकालनी है तो। पिज़्ज़ा बनाओ तो कहती है इसमें चीज़ भर दी। तेरे हाथ का बना हुआ खाना खाएंगे तो हम कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ हो जाएंगे। मंचूरियन बनाओ तो कहती है ये चीनियों वाला खाना हमारे घर में मत बनाया करो। फ्राइड राइस इतने सूखे चावल नज़र आते हैं, उनके साथ सबको चटनी दाल खानी होती है। अरे परेशान हो गई हूँ सबको खुश करते करते। सबकी पसंद का खाना बनाओ, पूरा घर साफ करो, पूरा दिन चक्कर घी बने घूमते रहो, लेकिन किसी को भी वैल्यू नहीं है मेरे किए हुए काम की। तो ठीक है, मैं अपनी सारी ज़िंदगी रसोई में खड़े होकर नहीं बिता सकती। बहुत हो गया स्पेशल खाना। अब से मैं घर में सिर्फ एक ही डिश बनाऊंगी जिससे सब लोग खा सके। अगले दिन, भाभी क्या बनाया है आज पिंकी की रसोई में? भिंडी की सब्जी और रोटी। हैं? भिंडी की सब्जी? भिंडी की सब्जी कौन खाएगा? मैं नहीं खाने वाला भिंडी। आप ये बताओ हमारे लिए क्या बनाया है? वो तो आपने मम्मी के लिए बनाया होगा।
नहीं देवर जी, आज सिर्फ भिंडी की सब्जी और रोटी ही बनी है। आपके लिए, मम्मी के लिए, मेरे लिए, सबके लिए वही है। ये क्या बात हुई भाभी? जब आपको पता है मैं भिंडी विंडी नहीं खाता तो आपने क्यों बनाई? भिंडी इसलिए बनाई है क्योंकि मुझे सिर्फ सबके टेस्ट का ध्यान नहीं रखना, महीने के बजट का भी ध्यान रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सबके लिए, सबकी पसंद से अलग अलग खाना बनाने में मेरा दिन का आधा समय किचन में चला जाता है। फिर उसके बाद मैं घर के बाकी कामों के लिए समय ही नहीं निकाल पाती और फिर मुझे मम्मी जी से तरह तरह की बातें सुननी पड़ती हैं। इसलिए वेरी 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 सॉरी। आज के बाद रोज़ एक ही तरह की सब्जी रोटी बनेगी और सबको वही खाना पड़ेगा। क्या भाभी, हमने तो सोचा था यहाँ दी पिंकी भाभी आई है। आप हमारी जनरेशन के हो, हमारा टेस्ट और चॉइस समझते होंगे। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि आप में और मम्मी में कोई अंतर नहीं है। उनके लिए स्पेशल खाना मतलब भरवा तोरी और नॉर्मल खाना मतलब टिंडे। कुल मिलाकर खाना हमें 365 दिन वही होता है। ये आप लोगों को प्रॉब्लम क्या रहती है सबकी चॉइस का खाना बनाने में? अच्छा नहीं लगता कि कोई मन से खुश होकर खाए? अरे रोज़ रोज़ स्पेशल खाना पॉसिबल नहीं है और ये सब ना बहुत हेल्दी होता है। मम्मी जी ठीक ही तो कहती हैं, हेल्थ फर्स्ट। इसलिए मैं तो आज के बाद वही बनाऊंगी जो मम्मी जी को सही लगेगा। जैसा कि पिंकी ने डिसाइड किया था, अब वो हर रोज़ सब्ज़ी, रोटी, दाल, चावल जैसा साधारण खाना ही पकाने लगी थी। एक दिन दोपहर में लगभग 1:30 बजे का समय था। पिंकी खाना बनाने के बाद जल्दी जल्दी डाइनिंग टेबल पर सबका लंच लगा रही थी, तभी डोरबेल की आवाज़ सुनाई देती है। पिंकी बेटा देखो तो कौन है दरवाजे पर। जी मम्मी जी, अभी देखती हूँ। पिंकी जाकर दरवाज़ा खोलती है तो सामने अपनी माँ को खड़ा पाती है। अरे मम्मी, आप अचानक यहाँ? और एक फ़ोन तक नहीं किया आपने? अरे सब यहीं पूछ लेगी क्या, अंदर नहीं बुलाएगी? अरे आओ ना, आओ अंदर आकर। अरे बेटा, आज सुबह से ना तेरी बड़ी याद आ रही थी। कैसे तू रोज़ खाने के टेबल पर झगड़ा करती थी और अपनी पसंद का खाना ना बनने पर मुंह फुला लेती थी। मैंने सोचा आज जाकर बिटिया के हाथ के खाने का स्वाद चखा जाए। मम्मी की बात सुनकर पिंकी के चेहरे की तो हवाइयाँ उड़ गई थी। हाँ, वो खाना? क्या मम्मी, आप भी पुरानी बातें सोचती रहती हो। वो सब मेरा बचपना था और कुछ नहीं। उस समय मुझे बस अपने खाने और अच्छी अच्छी ड्रेस पहनने से ही मतलब होता था। बाकी कोई भी बात समझ में नहीं आती थी। अरे बेटा, मम्मी खाने के समय आई है, अपनी मम्मी को भी लंच कराओ। सास के कहने पर पिंकी अपनी माँ को डाइनिंग टेबल पर बिठा देती है और खाना सर्व करने लगती है। अरे बेटा, ये क्या देख रही हूँ मैं? ये क्या बनाया है तूने? मम्मी, ये टिंडे की सब्जी है। चेक कर बताओ ना कैसी बनी है। आपके जैसी तो नहीं बनी होगी, लेकिन मैंने ट्राई किया है कि आपके जैसी बना पाऊँ। पिंकी की मम्मी मन ही मन मुस्कुराती हुई अपना खाना ख़त्म कर लेती है। बेटा, तूने मेरे जैसा नहीं बल्कि मुझसे बहुत अच्छा टिंडा बनाया है। वैसे मुझे तो पता ही नहीं था मेरी बेटी टिंडे भी खा लेती है। सबको खाना खिलाने के बाद अकेले में, बेटा तू रोज़ कहती थी ना मैं सबकी पसंद का खाना क्यों नहीं बनाती। शायद उस समय मैं तुम्हें तुम्हारी दुश्मन नज़र आती होंगी, लेकिन सच ये है बेटा कि माँ को ना बहुत कुछ सोच कर चलना होता है। माँ या पत्नियों के पास ऐसा कोई नहीं होता जो उनके काम का लोड शेयर कर सके। घर के अनगिनत कामों के बीच सबको उनकी पसंद का खाना सर्व करना एक बहुत बड़ी चुनौती होता है। सॉरी मम्मी, आप सच कहती हो। मैं यही सोचती थी कि आप हमारी खुशियों से पता नहीं क्यों जलती हो, लेकिन शादी के बाद समझ में आया कि रोज़ रोज़ पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन और मंचूरियन बनाना और खाना दोनों ही पॉसिबल नहीं है। पूरा दिन काम करने के बाद यही लगता है कि कुछ ऐसा बना लो जो झटपट बन जाए।